विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन बातों को सम्मिलित किया जाता है: अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों है। और तीसरा है कि अर्थशास्त्र की मान्यताएं तथा सीमाएं। पहली है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री इसकी परिभाषा पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। परंपरागत विचारधारा, इस विचारधारा के अंतर्गत एडम स्मिथ, जेबी से जेएस मिल, इन सभी ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन की प्रकृति, धन की वृद्धि के उपाय तथा धन के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। फिर दूसरी विचार परिभाषा थी कल्याणकारी। प्रमुख कल्याणकारी अर्थशास्त्री मार्शल, पेगु आदि ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण पर बल देकर यह स्पष्ट किया कि धन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए। तीसरी परिभाषा दुर्लभता संबंधी विचार प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, किंतु उसको पूरा करने के लिए साधन सीमित है। इन साधनों का भी वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। तो रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध निर्णय करने से होता है। आधुनिक या विकासवादी विचारधारा, इन जो अर्थशास्त्री थे सैमुअल्सन, मिल्टन फ्रीडमैन आदि, इन्होंने इस परिभाषा को दिया। इनके अनुसार आर्थिक समस्या केवल दिए हुए सीमित साधनों की आवंटन की ही नहीं है, बल्कि साधनों में वृद्धि करना भी आर्थिक समस्या है, जिससे बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आर्थिक क्रियाओं के भाग, तो आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा जाता है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयोग को उपभोग कहा जाता है। अर्थशास्त्र के इस भाग में आवश्यकताएं, उनकी प्रकृति, उपयोगिता संबंधी नियम जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उपयोगिता ह्रास नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र का वो भी इस भाग में सम्मिलित होता है। दूसरा है उत्पादन। किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करके नया स्वरूप प्रदान करना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें उन सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जा सके। इसके अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उनकी विशेषताएं, समस्याएं, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन के पैमाने, श्रम विभाजन, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर है विनिमय। इसके अंतर्गत दो पक्षों के मध्य होने वाले हस्तांतरण का अध्ययन किया जाता है। विनिमय में बाजार, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंकिंग तथा व्यापार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है वितरण।
वितरण के अंतर्गत उत्पादन के आधार पर उत्पादन करने वाले साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में किए जाने वाले योगदान के बदले जो दिया जाता है वह अर्थशास्त्र में वितरण कहलाता है। फिर है राजस्व। राजस्व में आय व्यय और उनके परस्पर समायोजन से है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक प्रशासन, संघीय वित्त, फलनात्मक वित्त, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब है अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्शात्मक विज्ञान है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र विज्ञान है। विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाए। इस विश्लेषण के आधार पर नियमों एवं सिद्धांतों की रचना की जाए। ये नियम एवं सिद्धांत विभिन्न आर्थिक घटनाओं के कारण एवं परिणामों के संबंध को बताने वाले होने चाहिए। अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। पहला है क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थशास्त्र में तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित कर उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसको 5 भागों में व्यवस्थित किया जाता है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व। दूसरा है आर्थिक नियम या आर्थिक सिद्धांत। अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं। इन नियमों को आर्थिक नियम या आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है, जैसे सीमांत उपयोगिता राशि नियम, प्रतिस्थापन का नियम, मांग का नियम, उत्पादन के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है वैज्ञानिक रीति का प्रयोग। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन, कारण तथा परिणाम के संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीमांत उपयोगिता राशि नियम हो, चाहे उत्पादन का नियम हो, चाहे मांग का नियम हो, ऐसे आर्थिक नियम हैं जो कारण और परिणाम के संबंध के आधार पर ही प्रतिपादित किए गए हैं। फिर है भविष्यवाणी संभव। अर्थशास्त्र के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा भविष्य में आर्थिक घटनाओं के संबंध में इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके विपक्ष में तर्क। पहला, एक मत का अभाव। अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतिपादित नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते, क्योंकि वे सभी स्थानों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक मत का अभाव पाया जाता है। फिर है आंकड़ों तथा तथ्यों में निरंतर परिवर्तन। अर्थशास्त्र में जिन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है वे बदलते रहते हैं और साथ ही उनकी निश्चित भविष्यवाणी करना भी संभव नहीं होता। फिर है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, क्योंकि मानव का व्यवहार बड़ा अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है
और यह बदलता रहता है, इसलिए इसकी निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब है वास्तविक विज्ञान बनाम आदर्श विज्ञान। पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम में संबंध बताता है। यह इस बात का अध्ययन करता है कि अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा, लेकिन परिणाम अच्छा होगा या बुरा इसका अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है क्योंकि इसमें कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर उनके निरीक्षणों एवं परीक्षणों से नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे उपयोगिता राशि नियम, मांग का नियम आदि। फिर है आदर्श विज्ञान। इसका मतलब है कि आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए से संबंध रखता है। यह कारण और परिणाम के संबंध में उचित अनुचित अच्छे बुरे का भेद बताता है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। इसके कारण परिणाम के बाद इसके संबंध में निर्णय देता है, इसके क्या दोष है और कैसे दूर करना चाहिए। यह हम आदर्श विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं।